नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टारगेट विद नीतीश में। दोस्तों, हम आज संसदीय और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था से जुड़े 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और ये ऐसे प्रश्न हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ये रहा मेरा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। पहला प्रश्न है, भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत संस्थागत रूप में निहित है? ऑप्शन ए है, जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक ही वे अपने पद पर बने रहते हैं। ऑप्शन बी है, मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। ऑप्शन सी है, राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है। दोस्तों, जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक ही वे अपने पद पर बने रहते हैं। संसदीय प्रणाली का ये एक अच्छा गुण है, क्योंकि संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका के जो सदस्य होते हैं वो विधायिका के सदस्यों से ही लिए जाते हैं। यानी कि कार्यपालिका सामूहिक रूप से विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है और विधायिका का जब तक समर्थन कार्यपालिका को प्राप्त रहता है तब तक ही वह अपने अस्तित्व में बना रहता है, अन्यथा नहीं बना रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं, संसदीय प्रणाली का ये बेसिक गुण है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी भी सही है। अगर कोई सदस्य मंत्रिमंडल में ऐसा लिया जाता है जो संसद का सदस्य नहीं है तो उसे 6 माह के अंदर संसद का सदस्य बनना होगा, अन्यथा वह मंत्री पद पर नहीं रह पाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी भी सही हुआ। और ऑप्शन सी है, राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है। तो ऑप्शन नंबर सी गलत होगा, क्योंकि सरकार का प्रमुख यानी कि हेड ऑफ गवर्नमेंट मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है, न कि राज्य का अध्यक्ष यानी कि हेड ऑफ स्टेट। ऑप्शन नंबर सी गलत हुआ। तो क्वेश्चन संख्या 1 का सही उत्तर ए और बी होगा। आइए व्याख्या देखते हैं। संसदीय व्यवस्था में मंत्रिमंडल के सदस्य विधायिका से ही लिए जाते हैं, अतः जब तक उनको विधायिका का समर्थन प्राप्त रहता है तब तक वे अपने पद पर बने रहते हैं। मंत्रिमंडल में शामिल यदि कोई मंत्री विधायिका का सदस्य नहीं है तो उसे 6 माह के अंदर विधायिका का सदस्य बनना होगा, अन्यथा उसे अपने मंत्री पद से त्याग पत्र देना होगा। अगला प्रश्न, संस्थात्मक शासन व्यवस्था में ऑप्शन ए है, न्यायपालिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। ऑप्शन बी है, कार्यपालिका का न्यायपालिका पर नियंत्रण होता है। ऑप्शन सी है, कार्यपालिका का विधायिका पर नियंत्रण होता है। और ऑप्शन डी है, विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका के जो सदस्य होते हैं वो विधायिका से ही लिए जाते हैं, यानी कि कार्यपालिका जो है सामूहिक रूप से विधायिका के प्रति जवाबदेह होता है। और विधायिका, इसको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। इस प्रकार प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर डी होगा। ये व्याख्या देख लेते हैं। संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका द्वारा नियंत्रित होती है, जबकि राष्ट्राध्यक्ष शासन में मुख्य रहती है। यानी कि राष्ट्राध्यक्ष शासन में जो कार्यपालिका होगी, विधायिका होगी, न्यायपालिका होगी, तीनों बिल्कुल अलग होंगे। सेपरेशन ऑफ पावर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां निहित होती हैं। ऑप्शन ए है राष्ट्रपति में, ऑप्शन बी है कैबिनेट में, ऑप्शन सी है व्यवस्थापिका में और ऑप्शन डी है उच्च सदन में। यहाँ राष्ट्रपति पद्धति की बात हो रही है। राष्ट्रपति पद्धति का मतलब हुआ कि राष्ट्राध्यक्ष शासन प्रणाली, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और संसदीय प्रणाली को क्या कहते हैं? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात होती है। तो जैसा कि हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में समस्त कार्यपालिका शक्ति एक ही व्यक्ति यानी कि राष्ट्रपति में निहित होती है। और जब समस्त कार्यपालिका शक्ति एक ही व्यक्ति में निहित हो यानी कि राष्ट्रपति में निहित हो तो इसे एकल कार्यपालिका के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन संख्या 3 का सही उत्तर ए होगा। राष्ट्रपति शासन पद्धति में समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती है। इस शासन पद्धति को अध्यक्षात्मक शासन पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए है, भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है। ऑप्शन बी है, भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है। ऑप्शन सी है, भारत एक कुलीन तंत्र है। और ऑप्शन डी है, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। दोस्तों, भारत एक कुलीन तंत्र है, ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है। राजतंत्र यहां लग गया है, इसके कारण ये ऑप्शन भी बिल्कुल गलत है। भारत राजतंत्र नहीं है बल्कि गणतंत्र है। भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है। भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक नहीं है बल्कि संसदीय है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए भी गलत हुआ।
अगर यहां अमेरिका का संविधान होता तो ये सही होता। तो आप इस प्रकार देख रहे हैं कि प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। भारत में संसदीय प्रणाली भी है और भारत में लोकतंत्र यानी कि प्रजातंत्र भी है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? ऑप्शन ए है संविधान, ऑप्शन बी है जनता, ऑप्शन सी है संसद और ऑप्शन डी है राष्ट्रपति। दोस्तों, भारत का संविधान का जब प्रस्तावना आप पढ़ेंगे तो प्रस्तावना की शुरुआत होती है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास, उपासना की स्वतंत्रता, इस तरह के वाक्य प्रयोग किए गए हैं प्रस्तावना में। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी कि भारत में जो है जनता ही जनार्दन है, वही भारत को जो है भारत में जो राजनीतिक सत्ता है उसका प्रमुख स्रोत है। वह जिसको चाहे टॉप पे पहुंचा दे चुनाव के माध्यम से और जिसको चाहे गर्त में पहुंचा दे। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर बी होगा। व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है हम भारत के लोग शब्दों से। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि भारत में राजनीतिक संप्रभुता भारत के जनता में निहित होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है? ऑप्शन ए है संविधान की कठोरता, ऑप्शन बी है एकल कार्यपालिका, ऑप्शन सी है व्यवस्थापिका की सर्वोच्चता और ऑप्शन डी है अवशिष्ट अधिकार राज्यों के पास होना। मित्रों, जब इस प्रकार का प्रश्न आए जिसमें 4 ऑप्शन हो तो उसमें देखना होता है कि सबसे सटीक उत्तर कौन सा है। तो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में सारी कार्यपालिका शक्ति एक ही व्यक्ति यानी कि राष्ट्रपति में निहित होती है और एक ही व्यक्ति में निहित होने के कारण इसे एकल कार्यपालिका के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर बी होगा। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है एकल कार्यपालिका। इसमें सत्ता केंद्रीकृत होती है यानी कि एक ही व्यक्ति में निहित होती है, राष्ट्रपति में। निम्नलिखित में से कौन अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है? ऑप्शन ए है कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता है और ऑप्शन डी है उपरोक्त वर्णित सभी तथ्य सही हैं। दोस्तों, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हुआ, कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर बी है राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है, यह भी कथन बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी है राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तीनों को जो है एक साथ रखा गया है और तीनों को जो है सेपरेट रखा जाता है। सेपरेशन ऑफ पावर का भरपूर प्रयोग होता है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर सी होगा। सी भी सही है कि जब सेपरेशन ऑफ पावर का प्रयोग किया गया है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में तो ये अंग एक दूसरे से बिल्कुल स्वतंत्र है। इस प्रकार राष्ट्रपति भी अपने अस्तित्व के लिए, अपने कार्यकाल को पूरा करने के लिए किसी पर निर्भर नहीं है और व्यवस्थापिका भी नहीं निर्भर है, उसको कोई समय से पहले भंग नहीं कर सकता। इस प्रकार राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता, यह भी कथन सही है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर डी हो जाएगा, उपरोक्त वर्णित सभी तथ्य सही है। व्याख्या, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं। कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं अपने विवेक से करता है, राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता है। प्रश्न संख्या 8, ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए है ब्रिटिश प्रधानमंत्री निचले सदन का सदस्य ही हो सकता है, ऑप्शन बी है ब्रिटेन में कोई मंत्री संसद सदस्य हुए 6 माह से अधिक समय तक मंत्री नहीं रह सकता, ब्रिटेन में संवैधानिक गणतंत्र है, ब्रिटेन में प्रधानमंत्री का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। दोस्तों, ब्रिटेन में प्रधानमंत्री का कार्यकाल सामान्य परिस्थिति में 5 वर्ष होता है, तो ऑप्शन नंबर डी गलत हुआ। ब्रिटेन में संवैधानिक गणतंत्र है, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत होगा क्योंकि ब्रिटेन में संवैधानिक राजतंत्र है। वहां हेड ऑफ स्टेट जो है वह वंशानुगत रूप से पद धारण करता है, कोई निश्चित उसका कार्यकाल नहीं होता। इस प्रकार वहां संवैधानिक राजतंत्र है, न कि गणतंत्र। ऑप्शन नंबर सी भी गलत हुआ। ब्रिटेन में कोई मंत्री बिना संसद सदस्य हुए 6 माह से अधिक समय तक मंत्री नहीं रह सकता।
दोस्तों यहाँ 6 माह की बात की जा रही है। ब्रिटेन में तो मंत्री बिना संसद सदस्य हुए एक दिन भी मंत्री नहीं रह सकता। अगर भारत के बारे में ये कथन कही गई होती तो ये कथन बिल्कुल सही होता, लेकिन यहाँ ब्रिटेन की बात हो रही है जहां मंत्री बिना संसद सदस्य हुए मंत्री हो ही नहीं सकता, अर्थात मंत्री उन्हीं को बनाया जाता है जो संसद सदस्य होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत हुआ। ब्रिटिश प्रधानमंत्री निचले सदन का सदस्य ही हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, क्योंकि ब्रिटिश प्रधानमंत्री वही हो सकता है जो हाउस ऑफ कॉमन्स, ब्रिटेन के संसद का निचले सदन का सदस्य हो। जबकि भारत में अगर बात की जाए तो भारत में दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य व्यक्ति जो है प्रधानमंत्री या मंत्री बन सकता है। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 8 का ए सही होगा। व्याख्या देख लेते हैं। ब्रिटेन में बिना निचले सदन का सदस्य हुए कोई प्रधानमंत्री या मंत्री नहीं बन सकता। ब्रिटेन में संवैधानिक राजतंत्र है। यहाँ का प्रधानमंत्री का कार्यकाल सामान्य परिस्थिति में 5 वर्ष होता है। दोस्तों यहाँ केवल प्रधानमंत्री की बात होगी तब जाके जो है कहा जाएगा कि वह निचले सदन का ही सदस्य होगा। अगर मंत्री की बात होगी तो वह संसद सदस्य कहा जाएगा, यानी हाउस ऑफ लॉर्ड्स या हाउस ऑफ कॉमन्स किसी का भी सदस्य हो सकता है। अगला प्रश्न, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्राध्यक्षीय शासन प्रणाली के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए है अमेरिका का राष्ट्रपति एकल कार्यपालिका का उदाहरण है। ऑप्शन बी है अमेरिका का राष्ट्रपति अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों का चुनाव सीनेट से कर सकता है। और ऑप्शन सी है अमेरिका के विधायिका के सीनेट निचला सदन है। और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। अमेरिका का राष्ट्रपति एकल कार्यपालिका का उदाहरण है, बिल्कुल सही है। अमेरिका का राष्ट्रपति अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों का चुनाव सीनेट से कर सकता है, ये बिल्कुल गलत हुआ, क्योंकि अमेरिका में सेपरेशन ऑफ पावर को अपनाया गया है। और सेपरेशन ऑफ पावर में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों एक दूसरे से बिल्कुल पृथक होते हैं। यहाँ सीनेट से मंत्रिमंडल के सदस्य के चुनने की बात की जा रही है जो विधायिका है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी गलत होगा। अमेरिका के विधायिका का सीनेट निचला सदन है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि अमेरिका में विधायिका के 2 सदन है, सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को निचला सदन कहते हैं और सीनेट को उच्च सदन कहते हैं। तो यहाँ सीनेट निचला सदन कहा गया है, तो ऑप्शन नंबर सी भी गलत होगा। इसमें कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन नंबर ए सत्य होगा। अमेरिका का राष्ट्रपति एकल कार्यपालिका का उदाहरण है। अमेरिका में सारी कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अमेरिका में एकल कार्यपालिका है। अगला प्रश्न, ब्रिटेन के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए है ब्रिटेन में संसदीय संप्रभुता है। ऑप्शन बी है ब्रिटेन के संसद के निर्णयों को चुनौती वहां के उच्च न्यायालय में दी जा सकती है। ऑप्शन सी है ब्रिटेन की संसद वेस्टमिंस्टर नामक जगह पर स्थित है। और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक सही है, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ब्रिटेन में संसदीय संप्रभुता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि ब्रिटेन में संसद ही सर्वोच्च है। वह जो भी नियम कानून बनाएगा उसको कहीं भी चुनौती नहीं दी जा सकती है। जबकि भारत में जो है जनता संप्रभु है। भारत में जो है अगर संसद कोई भी कानून बनाती है तो उसकी न्यायिक समीक्षा कोर्ट के द्वारा की जा सकती है। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि भारत में संसद सर्वोच्च नहीं है, यानी कि संसदीय संप्रभुता नहीं है, जबकि ब्रिटेन में संसदीय संप्रभुता है। ब्रिटेन में संसद द्वारा बनाए गए किसी भी नियम कानून को किसी भी कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। ब्रिटेन के संसद के निर्णयों को चुनौती वहां के उच्च न्यायालय में दी जा सकती है, यह भी कथन गलत हुआ। अगर यहाँ रहता नहीं दी जा सकती तो यह कथन बिल्कुल सही होता, क्योंकि ब्रिटेन में संसदीय संप्रभुता है। ब्रिटेन की संसद वेस्टमिंस्टर नामक जगह पर स्थित है, यह कथन बिल्कुल सही है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि 2 ऑप्शन ए और सी सही हो रहे हैं। तो यहाँ ऑप्शन है डी में उपरोक्त में से एक से अधिक सही है, तो ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर होगा। व्याख्या देखते हैं। ब्रिटेन में संसदीय संप्रभुता है, इसका तात्पर्य हुआ कि ब्रिटेन में संसद ही सर्वोच्च है, अतः उसके द्वारा बनाए गए नियम कानूनों की न्यायिक समीक्षा कोई नहीं कर सकता। तो दोस्तों ये रहा संसदीय व्यवस्था और राष्ट्राध्यक्ष व्यवस्था पर आधारित 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करता हूं कि इन प्रश्नों के माध्यम से आप अपना कंसेप्ट जांच कर पाए होंगे, जो भी आपने भाग 1 और भाग 2 में पढ़ा था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो का मैं आपको पीडीएफ दूं तो आप फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे टारगेट विद नीतीश के नाम से। दीजिए इजाजत, अगले अंक में एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ आपके सामने फिर से उपस्थित होऊंगा। नमस्कार।